शिकागो अमेरिका का वह शहर जो अपनी रौनक, अपनी ऊंची ऊंची इमारतों और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता है। लेकिन हर चमकते शहर के पीछे कुछ अंधेरे कोने भी रहते हैं, ऐसे कोने जहां से इंसानियत की सबसे डरावनी कहानियां बाहर निकलती है। सन 1981 शिकागो की सड़कों पर एक डरावनी सिलसिला शुरू हुआ। महिलाएं अचानक लापता होने लगी। कुछ की लाशें मिली, कुछ की कभी पता नहीं चला। पुलिस हैरान थी, लोग डरे हुए थे और अखबारों की सुर्खियों में एक नाम गूंजने लगा, द शिकागो रेपर्स। लेकिन यह सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं थी, यह कहानी थी पूरे गिरोह की, 4 आदमियों की जो मिलकर ऐसे अपराध कर रहे थे जिसने पूरे शिकागो शहर को हिला दिया। आइए इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे कौन थे लोग, उन्होंने क्या किया, कहाँ किया, कब किया और सबसे बड़ा सवाल कैसे। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य केवल एक भविष्यवाहक अपराध की कहानी बताना नहीं, बल्कि उस अंधेरे सच को उजागर करना है जहां इंसान अपनी मानवता खो देता है। शिकागो रेपर्स की यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे कुछ लोग विकृति, मानसिकता और नफरत के नशे में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें ज़िंदगी की कीमत तक याद नहीं रहती। इस वीडियो का मकसद है समाज के जागरूक करना, महिलाओं को सुरक्षित और न्याय व्यवस्था की अहमियत को समझाना और याद दिलाना कि हर अपराध के पीछे एक टूटा हुआ मन, एक असंतुलित सोच और कई अनदेखी चूक होती है। यह कहानी डराने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई से सामना करने के लिए है, ताकि हम सब मिलकर ऐसे अंधेरे को दोबारा जन्म लेने से रोक सके। इन अपराध के पीछे 4 आदमी थे। उनमें सबसे आगे का नाम रॉबिन घट, एक आम सा आदमी, शादीशुदा बच्चे वाला, लेकिन उसका दिमाग अंधेरे से भरा हुआ था। उसके साथ थे उसके 3 साथी, एडवर्ड शिप्जर और 2 भाई, एंड्रयू कोक्रुलिस और थॉमो कोक्रुलिस। ये चारों लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन एक साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसा गिरोह बना लिया था जिसे बाद में लोगों उन्हें रिपर्स क्रू कहने लगे। उनका नेतृत्व रॉबिन घट कर रहा था। रॉबिन के बारे में कहा जाता है कि वह एक करिश्माई शख्स था जिनकी बातें सुनकर बाकी तीनों उसके काबू में रहते थे। वह अपने घर में अक्सर अजीब धार्मिक रस्म करता था और धीरे धीरे उसने अपने साथियों को भी इन अंधेरे खेलों में शामिल कर लिया। ये गिरोह शहर की सड़कों पर घूमता था और अकेली महिलाओं को निशाना बनाता था। किसी को सवारी के बहाने वैन में बैठाना तो किसी को अचानक खींच लेना, फिर उसके साथ दुर्व्यवहार करना और कई मामलों में उनको जान भी ले लिया जाता था। पुलिस के रिकॉर्ड बताते हैं कि कम से कम 18 महिलाओं पर इनका शक था, लेकिन असली शायद इनसे भी ज़्यादा हो सकती थी। ये हत्याएं साधारण नहीं थी, इनमें एक पैटर्न था, एक खास तरीका, और यही तरीका बाद में पुलिस की जांच में सबसे अहम सुराग बना। ये घटनाएं मुख्य रूप से शिकागो और उसके आसपास के इलाकों में हुआ। अक्सर ये उपनगरों की सुनसान सड़कों या औद्योगिक इलाकों में महिलाओं को उठाते। कई पीड़ितों की लाश शहरों से बाहर और खाली स्थान या मैदानों या झाड़ियों में मिली। इन इलाकों के लोगों डर में जीने लगे। रात को बाहर निकलना, अकेले घर लौटना, यहाँ तक कि टैक्सी या वैन जैसे गाड़ियों में बैठना भी महिलाओं के लिए खतरा लगने लगा। यह कहानी शुरू होती है मई 1981 से। उस समय पहली महिला की गुमशुदगी और हत्या दर्ज हुई। इसके बाद सिलसिला लगातार चलता गया। 1982 आते आते शिकागो की पुलिस पर दबाव बढ़ता गया। हर महीने, हर कुछ हफ्तों में नई लाशें मिलती। लोग कहते शहर में कोई पागल घूम रहा है, लेकिन
असलियत इससे भी भयानक थी। यह एक पूरा गिरोह था। पुलिस और गवाहों की रिपोर्टों से जो तस्वीर सामने आई वह बेहद चौंकाने वाली थी। यह गिरोह एक वैन का इस्तेमाल करता था, लाल और काले रंग की वैन, जो बाद में पुलिस की नज़र में एक बड़ा सुराग बनी। वे महिलाएं जिन्हें शिकार बनाया गया, उनमें से कुछ को बस स्टॉप या सड़कों पर से उठाया गया। कई बार झूठ बोलकर कहा जाता, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन सवारी बनते ही वे महिलाओं को कहीं और ले जाते। गिरोह के चारों सदस्य अपराधों में शामिल रहते। कभी कभी कोई एक नेतृत्व करता, बाकी 3 उनके आदेश मानते, लेकिन पीछे मास्टरमाइंड वही था, रॉबिन हुड। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। आगे हम देखेंगे कि इन अपराधों का पैटर्न क्या था और आखिर पुलिस तक ये सुराग कैसे पहुंचा। पिछले हिस्से में हमने जाना कि कौन थे लोग, क्या किया, कहां और कब किया और कैसे किया। लेकिन असली डर तब समझ में आता है जब हम इन अपराधों को पैटर्न देखते हैं। शिकागो पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट में एक चीज़ बार बार सामने आ रही थी, एक लाल और काली वैन, रात का समय और अकेली महिलाएं। गवाह बताते हैं कि चारों अपराधी अक्सर शहर की सड़कों पर उस वैन में घूमते। वे महिलाओं को बहाने से बुलाते, कहते आओ हम छोड़ देंगे। कुछ पीड़िताओं को अचानक खींचकर वैन में डाल दिया जाता। फिर शुरू होता था उनका भयावह सफ़र। उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता और कई मामलों में उन्हें मार दिया जाता। यह गिरोह हर घटना में लगभग एक जैसा पैटर्न था। यही वजह थी कि पुलिस ने अंदाज लगाया ये सब एक ही ग्रुप का काम है। सन 1981 मई का महीना, लिंडा सूटोन नाम की महिला अचानक गायब हो गई। कुछ दिनों बाद उनकी लाश मिली। उनकी हालात देखकर पुलिस के होश उड़ गए। इसके बाद एक के बाद महिलाएं लापता होने लगी। कभी किसी की लाश झाड़ियों में मिलती तो कभी किसी के शव सुनसान गलियों में। हर बार वही पैटर्न और वही निशाना। पीड़िताओं की कहानी, हर नाम एक इंसान की ज़िंदगी थी। हर कहानी अधूरी छोड़ दी गई। लिंडा सूटोन, मई 1981 में उनका अपहरण हुआ। वे कभी घर नहीं लौटी। उनकी मौत के बाद शहर में पहली बार डर की लहर उठी। सुई मॉक, जुलाई 1982 में कॉलेज जाने के बाद लापता हो गई। उनकी लाश कुछ ही दिनों बाद मिली। एक पढ़ाई में होशियार लड़की जिनके सपने अधूरे रह गए। और फिर बेवर्ली विंस्टन, अक्टूबर 1982 में वह इस गिरोह का सबसे अहम गवाह बनी क्योंकि वह जिंदा बच निकली। सर्वाइवल की गवाही में बेवर्ली ने बताया कि उन्हें भी वैन में खींच लिया गया था। उनके साथ भी अमानवीय बर्ताव हुआ, लेकिन चमत्कारी रूप से वह बच निकली। जब पुलिस ने उनसे बयान लिया तो उन्होंने साफ साफ बताया कि वह एक लाल और काली वैन थी। अंदर 4 लोग थे। उनमें से एक आदमी बहुत प्रभावी था, बाकी 3 उसकी बात मान रहे थे। बेवर्ली की गवाही पुलिस के लिए पहला पक्का सुराग साबित हुई। उन्होंने वैन का इतना सटीक विवरण दिया कि पुलिस को लगने लगा अब शिकंजा कसना शुरू किया जा सकता है। लेकिन जब तक पुलिस को ये सुराग मिली तब तक देर हो चुकी थी। कुल मिलाकर 16 से 18 महिलाओं का जीवन इस गिरोह ने छीन लिया था। शहर में डर का माहौल था। अखबारों की सुर्खियों में लिखा जाता, क्या शिकागो में नया सीरियल किलर है। लेकिन लोग नहीं जानते थे कि ये एक नहीं बल्कि 4 लोग हैं। महिलाएं रात से बाहर निकलने से डरने लगी। परिवारों ने अपनी बेटियों को अकेले बाहर भेजना बंद कर दिया। सड़कें वीरान लगने लगी। हर लाश, हर गुमशुदगी
पुलिस की फाइल में एक और केस नंबर बन रही थी, लेकिन असलियत यह थी कि इनके पीछे एक ही गैंग था, द शिकागो रिपर्स। अब सवाल था, पुलिस इस अंधेरे गिरोह तक कैसे पहुंचेगी? कौन सा सुराग उन्हें इन तक ले जाएगा? और क्या सबूत इतने मजबूत होंगे कि इन्हें अदालत में सजा दिलाई जा सके? बेवर्ली वाशिंगटन की गवाही पुलिस के लिए जैसे अंधेरे में एक रोशनी थी। उन्होंने बताया कि वैन लाल और काले रंग की थी। अंदर 4 लोग थे और उनमें से एक व्यक्ति बाकी सब पर हावी था। अब पुलिस के पास पहली बार ठोस दिशा थी। पुलिस ने शिकागो और उसके आसपास की सैकड़ों वैन चेक की। पुलिस ने शिकागो और उसके आसपास की सैकड़ों गाड़ियों को चेक किया। गवाहियों के आधार पर जिन वाहनों पर शक हुआ उन्हें लिस्ट में डाला गया। आखिरकार कुछ गवाहों ने बताया कि संदिग्ध गाड़ियां अक्सर एक आदमी जो रॉबिन घट के घर के आसपास देखी जाती थी। रॉबिन पहले भी पुलिस के फाइल में था। उस पर पहले छोटी मोटी आपराधिक गतिविधियों का आरोप लगे थे, लेकिन इस बार मामला बहुत बड़ा था। पुलिस ने चुपचाप रॉबिन घट पर निगरानी शुरू की। उसकी गतिविधियां, उनका रहन सहन, उसके संपर्क सब पर नजर रखी गई। जांच में पता चला कि उसके साथ 3 और आदमी अक्सर घूमते थे। ये थे एडवर्ड स्प्राइजर, एंड्रयू कोकरुलिस और थॉमस कोकरुलिस। चारों अक्सर एक साथ दिखते थे और सबसे चौंकाने वाली बात, ये चारों उसी गाड़ी में घूमते जो बेवर्ली ने बयान में बताई थी। पुलिस ने सबसे पहले एडवर्ड स्प्राइजर को पकड़ा। कड़ी पूछताछ के बाद उसने बताना शुरू किया। धीरे धीरे उसने कई अपराधों की जानकारी दी। उसके बयान से पुलिस के सामने यह साफ हो गया कि यह केवल एक आदमी का काम नहीं, बल्कि पूरे गिरोह का है। इसके बाद थॉमस और एंड्रयू कोकरुलिस भी पकड़े गए। उन्होंने भी बयान दिए और कई मामलों में एक दूसरे के खिलाफ गवाही दी। रॉबिन घट को भी हिरासत में लिया गया, लेकिन उसने हर आरोप से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि मैं निर्दोष हूँ। फिर भी उसके खिलाफ गवाहियों और सबूतों की परतें बढ़ती गई। अब पुलिस के पास तस्वीर साफ थी। 4 लोग, एक गाड़ी और 16 से 18 महिलाओं की हत्या। शहर में फैल रही अफवाहें भी अब पुलिस रिकॉर्ड से मेल खाने लगी। लोग कहते थे यह गिरोह किसी सैटेनिक कल्ट की तरह व्यवहार करता है। कुछ गवाहों का दावा था कि अपराधों के बाद ये अजीब रस्म करते हैं। पुलिस ने इन दावों को नोट किया, लेकिन असली ध्यान अपराध के सबूतों पर रखा। अक्टूबर और नवंबर 1982 में शिकागो पुलिस ने एक कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अखबारों में अगली सुबह सुर्खियों में छपी, शिकागो रिपर्स पकड़े गए। शहर ने राहत की सांस ली। लोगों को लगा कि आखिरकार वह डरावना सिलसिला खत्म हुआ। लेकिन अब कहानी का अगला चरण शुरू होना था, क्योंकि असली परीक्षा अदालतों में थी। क्या सबूत इतने मजबूत होंगे कि अदालत इन चारों को दोषी ठहरा सके? गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन असली न्याय अभी बाकी था। अब बारी थी अदालतों की, जहां हर सबूत, हर गवाह और हर बयान की कसौटी परखनी थी। आगे की कहानी हमें ले जाएगी मुकदमे के उस दौर में जहां यह तय हुआ कि
द शिकागो रिपर्स का अंजाम क्या होगा। तारियां हो चुकी थी। शिकागो की जनता अब इंतजार कर रही थी कि अदालत में इन राक्षसों को क्या सजा मिलेगी, लेकिन अदालत की कार्रवाई आसान नहीं थी। हर आरोपी को अलग अलग कहानी, अलग अलग बयान और अलग अलग चालें थी। रॉबिन घट जो कि मास्टरमाइंड था। सबसे पहले बात करते हैं रॉबिन घट की। गवाहों और सहयोगियों के बयान में उनका नाम बार बार सामने आया, लेकिन अदालत में उनके खिलाफ प्रत्यक्ष सबूत कम थे। बेवर्ली वाशिंगटन ने साफ कहा कि हमला करने वाले में रॉबिन घट शामिल था। साथ ही स्प्राइजर और कोकोरलिस भाइयों ने भी बयान दिया कि रॉबिन घट ही उनका नेता था। फिर भी रॉबिन घट हर बार एक ही बात दोहराता, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी चुप्पी और इनकार से इन केस को उलझा दिया। आखिरकार रॉबिन घट पर कई गंभीर आरोप तो लगे, लेकिन उसके खिलाफ हत्या का सीधा सबूत अदालत में पेश नहीं हो सका। नतीजा, घट को अटेम्प्ट मर्डर और सेक्सुअल असॉल्ट जैसे आरोप में सजा सुनाई गई। उसे 120 साल की कैद मिली, लेकिन शिकागो की जनता मानती रही कि असली मास्टरमाइंड वही था। अब बारी थी एडवर्ड स्प्राइजर की। उसने पुलिस पूछताछ में कई बार जुर्म कबूल किया था। के बयान अदालत में भी गूंजे। कई गवाहियों और सबूतों के आधार पर उसे कई हत्याओं में दोषी पाया गया। अदालत ने उसे डेथ पेनल्टी यानी फांसी की सजा सुनाई, लेकिन बाद में उसकी सजा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया। आज भी वह जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। थॉमस कोकोरलिस का केस थोड़ा अलग था। वह गेट और स्प्राइजर जितना चालाक नहीं था। पूछताछ में उसने कई बार सच उगल दिया। अदालत ने उसे भी हत्या का दोषी ठहराया और लंबी कैद की सजा सुनाई। उसकी सजा 70 साल की जेल थी। 2019 में लगभग 35 साल जेल काटने के बाद थॉमस को पैरोल पर रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई से फिर से शिकागो में डर और गुस्सा की लहर पैदा कर दी। अब आते हैं एंड्रयू कोकोरलिस पर। उनके खिलाफ सबूत और गवाहों सबसे मजबूत थे। अदालत ने उसे 1989 में डेथ पेनल्टी सुनवाई और 1999 में उसे फांसी दे दी गई। वह इलिनॉय राज्य में आखिरी बार देखी गई मृत्युदंड में से एक था। इस तरह चारों आरोपियों का अंत अलग अलग हुआ। रॉबिन घट मास्टरमाइंड, एडवर्ड स्प्राइजर उम्र कैद, थॉमस कोकोरलिस पैरोल पर रिहा, एंड्रयू को। इन चारों की गिरफ्तारी और सजा के बाद शिकागो ने राहत की सांस ली, लेकिन इस अपराधों ने शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। महिलाएं रात में अकेले निकलने से डरने लगी। लोगों ने पुलिस पर सवाल उठाए कि इतने लंबे समय तक यह गिरोह कैसे बचा रहा। और आज भी शिकागो रिपर्स का नाम सुनते ही लोगों के दिल दहल जाते हैं। 4 अपराधी, एक शहर और मासूम जिंदगियों का अंत। शिकागो रिपर्स ने इंसानियत की सीमाओं लांघ दी, लेकिन आखिरकार कानून ने उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंततः न्याय की जीत होती है। और पीड़ितों को याद हमें हमेशा सचेत करती रहेगी कि दुनिया में ऐसे अंधेरे भी हैं जिनसे लड़ने के लिए समाज को हमेशा तैयार रहना चाहिए। हाँ तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा?